मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो अभी थोड़े बहुत डिडक्शंस अपने जो पेंडिंग है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। अभी देखो जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि आपको और कौन कौन से डिडक्शंस हैं। अब फ्रेंड्स पहले तो ये सारे डिडक्शंस कौन से हैं? ATIA, IAB, IB, IE। अब सेक्शन ATIA, IAB, IB एंड IE ये सारे है ना, कैसे डिडक्शंस है पता है? वो टैक्स हॉलीडे वाले थे ना, अपना 10AA करके हमने पढ़ा था कि SEZ में अगर आपका यूनिट है तो हम आपको पहले 5 साल के लिए 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन दे देंगे, फिर 5 साल के लिए 50% और फिर 5 साल के लिए और 50% मिलेगा। सो ये सारे वही डिडक्शंस हैं। और अब क्या हुआ है पता है? ये सारे डिडक्शंस धीरे धीरे करके फेज आउट हो रहे हैं। और भी इसके अंदर डिडक्शन है, तो मॉड्यूल ओपन करोगे तो तुम्हें और डिटेल में दिखेगा। बट क्या हो चुका है, कुछ कुछ डिडक्शंस का अभी 10-10 साल का जो पीरियड था वो एक्सपायर हो चुका है। सो वो सारे डिडक्शंस पढ़ के मतलब भी नहीं है। सो ये एक छोटा सा समरी बनाया हुआ है सारे सेक्शंस का, ATIA, IAB, IB एंड IE करके। अब इसमें ATIA के अंदर ये 4 चीजें कवर्ड है, ये 4 चीजें कवर्ड है। और कब ये बिजनेस कमेंस होना चाहिए वो यहां पे डेट दी हुई है। और ये जो पॉइंट है ना वो कॉमन है ये चारों के लिए कि आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। देखो 100% डिडक्शन मिलेगा, बट कितने टाइम के लिए? 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स आउट ऑफ 20 ईयर्स। तो पहले जो आपके 20 ईयर्स होंगे उसमें से कोई भी 10 साल, फिर एक बार डिडक्शन लेना चालू किया, इसका मतलब फिर कंटिन्यूअस 10 ईयर्स वो होने चाहिए। बट ये किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ रोड, ब्रिज, रेल सिस्टम और अ हाईवे प्रोजेक्ट और अ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। और इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस है, इसके अलावा जितने भी यहां पे बिजनेसेस दिए चारों में, उसके लिए प्रोविजन इज 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स। सो ये चीज कॉमन है, ये वाली चीज जो है वो ये चारों में आ जाएगी। पहला ही है डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सेकेंड इंडस्ट्रियल पार्क, थर्ड पावर अंडरटेकिंग्स एंड लास्ट इंडियन कंपनी सेटअप फॉर रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट। अब मैं वापस से बोल दूं आपको, ये सारे बेनिफिट्स देखो, आपके देखने जाओगे तो सब कुछ एक्सपायर हो ही चुका है। वैसे मतलब आज तुम अगर स्टार्ट करोगे तो बेनिफिट नहीं है, जिन लोगों ने तब स्टार्ट कर दिया था उन लोगों को ही ये बेनिफिट मिलेगा। अब तुम आपके मॉड्यूल में देखोगे, सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूं। अब मॉड्यूल में क्या किया है उन्होंने, देखो पूरा डिटेल में आप लोगों को दिया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फिर क्या कंडीशंस, मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फिर इंडस्ट्रियल पार्क, फिर अपना थर्ड पावर अंडरटेकिंग्स, फिर ये लास्ट में जो रिवाइवल ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट, कितना डिडक्शन मिलेगा वो सब यहां पे दिया। फिर मॉड्यूल में ही आपके ये जितने भी सेक्शंस है उसका लास्ट में समरी दिया हुआ है यहां पे। सो मैंने यहां से ये समरी उठाया है पूरा, मैंने डायरेक्टली आपको समरी ही बताया, क्योंकि अंडरस्टैंड वन थिंग, इन सब चीजों पे क्वेश्चंस आते नहीं है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। सो इन सब चीजों पे क्वेश्चंस जो है वो आते नहीं है। सो मैंने उसका सिर्फ समरी दिया हुआ है आप लोग। और एक चीज और समझो, आपके पास भी है ना टाइम नहीं होगा
ये सब चीजें गो थ्रू करने का, ये सारी चीजें गो थ्रू करने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा एक दिन पहले। सो अभी कुछ चीजें तो अपने को साइड में रखनी ही पड़ेगी, तो हम साइड में नहीं रख रहे, एक बार सिर्फ देख रहे क्या है बस। तो सेम वे में नेक्स्ट है ATIAB, डेवलपमेंट ऑफ एन SEZ। इसमें आपको डिडक्शन मिलेगा फॉर 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स। IB के अंदर वापस से डिडक्शन मिलेगा 10 ईयर्स आउट ऑफ 10 असेसमेंट ईयर्स बिगिनिंग विथ इनिशियल असेसमेंट ईयर, तो स्टार्टिंग का ही 10 ईयर्स मिलेगा। अब इसमें जरा डिडक्शन देखो, 100% डिडक्शन है फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स एंड फॉर बैलेंस पीरियड 25% है, और कंपनी के केस में 30% है। एंड लास्ट ATIE, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करोगे तो हम आपको 10 ईयर्स तक डिडक्शन देंगे, और वो भी 100%। ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए थे, और ये सारे बेनिफिट्स के ही चक्कर में यानी से आपका वो चैप्टर आया है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स या फिर अल्टरनेट मिनिमम, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले आप लोगों को बेनिफिट्स दिए, बट फिर गवर्नमेंट को पता चला कि यार हमें टैक्स ही नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए फिर उनको अल्टरनेट वे से टैक्स कलेक्ट करना पड़ा। आ रहा है समझ में? तो ये सारी चीजें, मतलब देखो, मैं अगर एज अ स्टूडेंट बात करूं तो आप लोग एक बार के लिए इसको स्किप भी कर सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ बता देता हूं क्या क्या है, मतलब अपन कोई ऐसा पॉइंट छोड़ नहीं रहे कि नहीं किया हो डिस्कस, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको सिर्फ और एक चीज बोल दूं कि जब मैं भी स्टूडेंट था, माय एंटायर फोकस वाज ऑन ऑल द सम्स विच आर गिवन इन मॉड्यूल। आपके जितने भी मॉड्यूल के सम्स है, आपको मॉड्यूल तो आपके पास आए ही होगी अभी, तो मॉड्यूल के जितने भी सम्स हैं वो सारे बराबर से होने चाहिए। पहले क्या होता था, मॉड्यूल के जितने भी सम्स है वो अलग से वो लोग बुक में देते थे, जिसको हम बोलते थे प्रैक्टिस मैन्युअल करके। सारे सम्स, मतलब अभी आपके मॉड्यूल में उन्होंने इंक्लूड कर दिए, वो सारे के सारे सम्स प्रैक्टिस मैन्युअल में थे। सो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता था कि सारे सम्स हम लोग मॉड्यूल से ही देख लेते, वो प्रैक्टिस मैन्युअल बुक से ही। और अभी तुम लोगों को यहाँ पे जो Q&A बुक दिया है वो पूरा कोई, उसमें सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। सो आप पहला फोकस उस पे ही करो कि मॉड्यूल के जितने सम्स हैं वो आपके साइड से हो जाए। उतना आपके साइड से अगर हो गया, फिर यू कैन से टैक्स में आप कंफर्टेबल हो जाओगे, बट वो पहले कंप्लीट करो, ठीक है। अब ये आपका हो चुका है ATIA, IAB, IB एंड IE। हाँ, इस सेक्शन को थोड़ा सा, ये सेक्शन एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? स्टार्टअप्स के केस में यू कैन से ये डिडक्शन मिलता है। अब स्टार्टअप्स जो है उन लोगों को बेनिफिट दिया गया है। कितना डिडक्शन है? 100%। और कितने इयर्स के लिए है? 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स। तो जब से ये स्टार्टअप यू कैन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तब से लेके 10 साल के अंदर कोई भी 3 साल। अब एलिजिबल स्टार्टअप का मतलब क्या? तो कंपनी और LLP एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस। अब एलिजिबल बिजनेस का मतलब क्या है, तो वो नीचे दिया हुआ है, लेकिन यस, ये कंपनी और LLP कब इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए? ड्यूरिंग 1/4/2016 टू 31 मार्च 2024। तब तक ये क्या हो जाना चाहिए? इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए। इसका टर्नओवर जो है वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 100 crores in the previous year relevant to the assessment year for which deduction is claimed, and holds a certificate of eligible business from the notified inter-ministerial board of certification. So ये जो inter-ministerial board of certification जो है, उससे आपके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपका बिजनेस जो है वो एलिजिबल बिजनेस है। सो पहले तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 100 CR होना चाहिए, एंड इनकॉर्पोरेट होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2016 टू 31 मार्च 2020। उसके बाद
एलिजिबल बिजनेस का मीनिंग दिया हुआ है, अ बिजनेस कैरिड आउट बाय एन एलिजिबल स्टार्टअप engaged in innovation, development and improvement of product or processes or services, or a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation. अब ये चीज सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ये कौन चेक करेगा? वो चेक किया जाएगा बाय इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, और उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर ये बिजनेस आपका नया बिजनेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। एंड नेक्स्ट यहां पे वो सेम पॉइंट है, कौन सा? प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। थोड़ा सा याद करो, अगर आपका ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी हुआ एंड वो अगर हुआ अप टू 20% ऑफ टोटल वैल्यू तो चलेगा। एंड अगर आपने कोई मशीन आउटसाइड इंडिया से मंगवाया था, आप इंडिया में उसके फर्स्ट यूजर हो और उस पर किसी ने भी क्लेम नहीं किया है तो भी चले, वो न्यू माना जाएगा। बराबर। अब ये जितने भी सेक्शंस मैंने आपको ऊपर बताए उन सब के लिए ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। नंबर 1, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवानी पड़ेगी और रिटर्न फाइलिंग इज कंपल्सरी। रिटर्न फाइल करोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये जो 2 पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ये मैंने आप लोगों को 92BA करके जो सेक्शन था, कौन सा? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, उसमें पढ़ाया था। मैं आपको याद दिला देता हूं क्या है। देखो, एक एंटरप्राइज है ABC लिमिटेड करके, इसके 2 बिजनेस हैं, एक है एलिजिबल बिजनेस और एक है इन एलिजिबल बिजनेस। एक बिजनेस एलिजिबल है और एक बिजनेस इन एलिजिबल है। व्हेन आई से एलिजिबल मतलब क्या? तो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA, IB, IAC, ये सब सेक्शन में एलिजिबल है। मतलब वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो ये सेक्शंस में दी है और आपको डिडक्शन मिल सकता है। और दूसरा है इन एलिजिबल, मतलब आप ये बिजनेसेस नहीं कर रहे हो, एलिजिबल बिजनेस नहीं है, मतलब आपका कोई और बिजनेस है जिसके लिए गवर्नमेंट ने आपको कोई बेनिफिट दिए नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी एक ही है ABC लिमिटेड, देयर आर 2 यूनिट्स, यूनिट 1 एलिजिबल बिजनेस एंड यूनिट 2 इन एलिजिबल बिजनेस। आप क्या करना चाहोगे जब आप ट्रांजैक्शंस करोगे ये 2 यूनिट्स के बीच में? तो कहने से आप हमेशा यही चाहोगे कि इसका प्रॉफिट कम हो जाए और इसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, क्योंकि इसका जितना प्रॉफिट ज्यादा उतना कहने से आपका डिडक्शन में जाने वाला है। सो आप क्या करना चाहोगे? ये इनएलिजिबल यूनिट का प्रॉफिट यहां पे शिफ्ट करना चाहोगे। बराबर है। सो आप इसका प्रॉफिट कम दिखाना चाहोगे। सो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। सोचो कि एलिजिबल यूनिट का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो आया टोटल 1000 करोड़। अब इसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं विथ अनदर यूनिट ओनली एंड कुछ ट्रांजैक्शंस आउटसाइडर्स के साथ भी हुए। अगर आपके कुछ ट्रांजैक्शंस एलिजिबल यूनिट के साथ हुए तो उसका, इसमें देखो, जो एलिजिबल ने इनएलिजिबल यूनिट के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस किए उसका प्रॉफिट 500 करोड़ था, एंड ये यूनिट ने जो आउटसाइडर्स के साथ ट्रांजैक्शंस किए हैं वो 500 करोड़ था। आपने क्या किया? पूरा का पूरा 1000 करोड़ का डिडक्शन ले लिया एंड आपका फाइनल आंसर कितना आ चुका? निल। लेकिन फिर एक प्रोविजन क्या बनाया गया है कि अगर आपके ही 2 यूनिट्स हैं तो हम क्या करेंगे, आपने जो एलिजिबल और इनएलिजिबल के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए उसका आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेंगे। एंड सोचो, आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट 300 करोड़ ही आना चाहिए था। थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको क्या बोला था? आपकी इनकम तो 1000 की 1000 करोड़ ही रहेगी, लेकिन आपके डिडक्शन के नहीं से 800 करोड़ के हो जाएंगे। ये नहीं तो अगर ऊपर 800 किया, फिर नीचे भी 800 करोगे तो फाइनल आंसर नहीं लिया आएगा। हमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट देना है अभी उसको। तो पनिशमेंट में उन्होंने क्या बोला कि आपका 1000 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो हम ऐसा ही रखेंगे, लेकिन आपके डिडक्शंस जो है वो हम आर्म्स लेंथ प्राइस पे लेके आ जाएंगे। इसका मतलब अगर आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन किया होगा
तो कहने से आपका ये प्रॉफिट और ये डिडक्शन मैच हो जाएगा। नहीं किया होगा तो ये प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये डिडक्शन कम हो जाएगा, आपकी फाइनल इनकम बढ़ जाएगी। सेम एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वहां पे भी दिया था 92BA में, आई थिंक एग्जाम्पल के साथ वहां पे लिखाया हुआ भी है पूरा। और ये तो हो चुका इंटर यूनिट। दूसरा एक था ऐसा कि अगर एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड है, दो अलग अलग एंटरप्राइज है, और ये एबीसी लिमिटेड एलिजिबल बिजनेस में और ये इनएलिजिबल बिजनेस में, बट दोनों एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, XYZ का प्रॉफिट कम दिखाने की कोशिश करेंगे और एबीसी का प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो वापस से सेम प्रोविजन आया कि एबीसी लिमिटेड आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए होंगे विथ XYZ लिमिटेड, उसको हम आर्म्स लेंथ प्राइस के लेके आएंगे और उतना आपको हम डिडक्शन देंगे, उतना आपको हम डिडक्शन देंगे। सो देखो ये जो पॉइंट है ना वो कहां पे दिया गया, मैं आपको समझा दूं। ATIA सबसेक्शन 8 है ना, पहले 2 मिनट सुन लो पहले। ATIA सबसेक्शन 8 में दिया है कि आपके ही 2 यूनिट्स हैं, एंड ATIA सबसेक्शन 10 में दिया है कि 2 अलग अलग पर्सन है लेकिन क्लोजली कनेक्टेड है। अब ये 2 प्रोविजन सेम है, ATIB में भी, IC में भी, IAB में भी, सब जगह सेम। सो अगर आपने ATIA 8 मतलब मैं ऐसे वहां पे भी मैंने आपको पढ़ाया होगा तो देखना, आपको सेम सेक्शन दिया होगा, ATIA 8 या ATIA 10 के ट्रांजैक्शंस करोगे तो दैट इज स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। और कल का लेक्चर याद करो, तो कल मैंने आपको 115 एक तो BAB बताया था एंड एक 115 BAE बताया था। दिस वॉज एप्लीकेबल टू कंपनी एंड दिस वॉज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें पता है एक पॉइंट ऐसा था कि AO के पास पावर है कि आपका एक्सेस प्रॉफिट निकाला जा सकता है, तो वो एक्सेस प्रॉफिट भी क्या बन जाएगा, आपका स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। और तुम्हें एक पॉइंट याद दिलाऊं तो इसमें एक पॉइंट ऐसा था कि अगर आप रिलेटिव्स को पेमेंट करते हो तो भी वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पहले था, बट फिर पता है मैंने ऐसा इसको कट करके बोला होगा अब ये नहीं है ट्रांजैक्शन। क्यों पता है, क्योंकि 40A2 में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हर एक असेसी को 40A2 में अगर वो कवर हो गया, कहने से उसको कंप्लाई करना पड़ेगा विथ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? सो ये आपका डिडक्शन का ATIAC, IAC एक बार पढ़ के जाना, IAC थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बराबर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 80IBA करके, 80IBA क्या दिया है 80IBA में, कि अगर आपका कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, क्या है, अगर आपका कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेके हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन। सो अगर आपका कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो उसको लेके हम आपको डिडक्शन देंगे। देखो क्या लिखा है, where the gross total income includes any profits and gains derived from business of developing and building housing project, an amount equal to 100% of profits and gains derived from such business is allowable as a deduction. So आप किसमें engaged हो, in construction business, तो फिर हम आपको ये बेनिफिट देंगे। अब इसमें वो लोग ने क्या रूल्स रखे जरा देखो। पहले तो कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर क्लेम ऑफ डिडक्शन। पहला ही कंडीशन देखो क्या लिखा है, प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर 1/6/2016 बट अप टू 31 मार्च 2022। इसके बीच में प्रोजेक्ट क्या हो जाना चाहिए, अप्रूव हो जाना चाहिए। द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अप्रूवल। जैसे ही प्रोजेक्ट क्या हो चुका है, अप्रूव, वहां से कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 5 years। द कारपेट एरिया ऑफ शॉप्स एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडेड इन द हाउसिंग प्रोजेक्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एग्रीगेट 3% ऑफ एग्रीगेट कारपेट एरिया।
देखो आजकल बिल्डिंग्स बनती है तो पता है वो बिल्डिंग्स के नीचे शॉप्स भी निकालते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो शॉप्स कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो भी आप निकालोगे उसका जो यू कैन से एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 3% ऑफ एग्रीगेट कारपेट एरिया। सो एग्रीगेट कारपेट एरिया का 3%, मतलब मेनली क्या है पता है, आपका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होना चाहिए। मेनली क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। अब है ना, एडिशनल कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड इफ प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी बिफोर 1 सितंबर 2019। सो अगर आपका प्रोजेक्ट 1 सितंबर 19 के पहले अप्रूव हो चुका है तो ये एडिशनल कंडीशंस हैं, एंड 1 अप्रैल के बाद अप्रूव हुआ है तो ये एडिशनल कंडीशंस। अब आपको क्वेश्चन आएगा इन केस, तो भी आएगा कहां से, मेजॉरिटी केसेस में आएगा 1 सितंबर के बाद वाला। कुछ है नहीं पॉइंट ज्यादा डिफिकल्ट, समझ लो। ये कॉमन कंडीशंस है, समझ रहे हैं ना, ये तो 3 सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। नीचे क्या दिया हुआ है मैंने, एडिशनल कंडीशंस दी हुई है, उसके साथ साथ ये भी होनी चाहिए। पहला ये क्या लिखा है, वेर अ रेसिडेंशियल यूनिट in housing project is allotted to an individual, no other residential unit in the housing project shall be allotted to the individual spouse or minor children of such individual। मतलब अगर एक जन को एक घर दिया है तो फिर उसको दूसरा घर, या उसकी वाइफ को या उसके बच्चों को दूसरा घर मत दो। नेक्स्ट, कंडीशंस रिलेटिंग टू साइज ऑफ प्लॉट एंड रेसिडेंशियल यूनिट्स। अगर आपका प्रोजेक्ट ये चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई में लोकेटेड है तो साइज ऑफ प्लॉट देखो, साइज ऑफ प्लॉट होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 1000 स्क्वायर मीटर, एंड कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट होना चाहिए लेस देन 30 स्क्वायर मीटर, एंड परसेंटेज ऑफ फ्लोर एरिया रेशियो टू बी यूटिलाइज्ड बाय द प्रोजेक्ट होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 90% ऑफ फ्लोर एरिया रेशियो परमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड अंडर द रूल्स मेड बाय अप्रूव्ड अथॉरिटी डायरेक्ट। फ्लोर एरिया रेशियो मतलब क्या होता है कि आपका जो लैंड है ना, लैंड उसमें से आपको बिल्डिंग कितने एरिया पे बनाने मिल रही है, सो दैट इज कुछ फ्लोर एरिया रेशियो रहता है, वो होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 90%। एंड कोई दूसरी जगह पे अगर आपका प्रोजेक्ट है दूसरी जगह पे तो फिर मोर देन और इक्वल टू 2000 स्क्वायर मीटर क्या होना चाहिए, साइज ऑफ प्लॉट। हर एक घर का कारपेट एरिया होना चाहिए लेस देन 60 स्क्वायर मीटर, एंड मोर देन और इक्वल टू 80% ऑफ सच फ्लोर एरिया। Project is the only project on the land. Assessee maintains books of accounts in respect of housing. बैठ रहा है दिमाग में। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एरिया साइज, ये प्लॉट का एरिया एंड कारपेट एरिया और सब चेंज किया है। एडिशनल कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड इफ प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2019। पहला देखो कंडीशन सेम है, दूसरे कंडीशन में तुम देखो इधर चेंजेस थोड़े से आए हैं। पहले तो इधर सिटीज देखो थोड़े से बढ़ा दिए गए, ये फ्लोर एरिया सॉरी साइज ऑफ प्लॉट सेम है, लेकिन ये देखो कारपेट एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, लेस देन 60 होना चाहिए। पहले क्या था, लेस देन 30, और वो 90% ही रखा है, और एनी अदर प्लेस ये सेम है। ऊपर देखो कितना था 60 और नीचे यहां पे उन्होंने 90 कर दिया, बराबर। दूसरा देखो क्या लिखा है, प्रोजेक्ट इज द ओनली हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन द लैंड, assessee maintain separate books of account, and third देख नेक्स्ट कंडीशन देखो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट इन अ हाउसिंग प्रोजेक्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45। समझ में आ रहा है?
एंड अगर आपने 5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, in case where the project is not completed within 5 years from the date of approval and in respect of which deduction has been claimed, the total amount of deduction so claimed shall be considered as income of the assessee. क्योंकि आप देखो जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, घर बेचने स्टार्ट कर दोगे आप लोग, तो आपने डिडक्शंस ले लिए होंगे तो रिवर्स हो जाएगा एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कंपल्सरी। रिटर्न फाइलिंग क्या हो जाएगा? कंपल्सरी हो जाएगा। बोलो समझा इतना? सेम चीज मॉड्यूल में भी सब जगह सेम ही दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं है इसमें। मेरे हिसाब से तो आप सिर्फ अभी की एडिशनल कंडीशंस पढ़ के जाओगे वो बहुत हो जाएगा। ये देखो पहले के एडिशनल कंडीशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब सेम टेबल है जो मॉड्यूल में ही है, बराबर। तो पहले मैं तो ऐसे बोलूंगा, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, पहले ये 3 पॉइंट याद रखो, ये 3, उसके बाद डायरेक्टली ये पॉइंट पे आ जाओ एंड फिर नीचे ये जो एरिया है वो और ये सब कंडीशंस, बराबर। सो ये पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो, इस पे मुझे नहीं लग रहा कुछ पूछने के चांसेस है, इतना पार्ट। हाँ बराबर, बाकी कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाना चाहिए था इन बिटवीन दिस फेज, 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए। कारपेट एरिया लेस देन और इक्वल टू 3% होना चाहिए किसका? कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो भी बनेगी उसमें उसका। अगर एक इंडिविजुअल को घर दिया तो फिर उसको या उसके स्पाउस या माइनर को नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, घर का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख या उससे कम, सेपरेट बुक्स बनाओ, ये एक ही प्रोजेक्ट होना चाहिए वो लैंड के ऊपर। अब अपना ये पॉइंट है जो थोड़ा सा याद रखना है बस, कि जो बड़ी सिटीज है वहां पे प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए एरिया उन्होंने रखा है 1000, कि 1000 होना चाहिए, 1000 स्क्वायर मीटर मिनिमम होना चाहिए। और जो अदर सिटीज है वहां पे थोड़ा प्लॉट ऑफ लैंड और सब सस्ता रहेगा, उधर बोला है 2000 स्क्वायर मीटर। सो अब जब यहां पे क्या होगा, मुंबई जैसे एरिया, दिल्ली जैसे एरिया में लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो लोग घर छोटे खरीदेंगे, तो इसीलिए घर का साइज देखो छोटा रखा हुआ है, लेस देन 16, एंड नीचे लेस देन 90, थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि वहां पे जो आप मुंबई में जितने में खरीदोगे उतने में वहां पे थोड़ा एरिया ज्यादा मिलेगा। आप समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा सेक्शन था? IBA करके। ATP तो मैंने कल ही करवा दिया आप लोगों को। अब ATPA करके हैं। ATPA किसको एप्लीकेबल है पता है? जो प्रोड्यूसर कंपनीज है उनको। आई थिंक आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर कंपनी का मीनिंग दिया जाता है। अभी तो मुझे नहीं पता आपको इंटर सीए में था कि नहीं, पर प्रोड्यूसर कंपनी का मीनिंग दिया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट। मैं सिर्फ आपको रेलेवेंट सेक्शन नंबर बता देता हूं कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 378A, उसमें देखो प्रोड्यूसर कंपनी करके जो है वो डिफाइंड है। कौन डिफाइंड है? प्रोड्यूसर कंपनी। सो ये जो प्रोविजन है वो किसको एप्लीकेबल है? प्रोड्यूसर कंपनी को। PA करके है। ATP कल पढ़ाया था, वो किसको एप्लीकेबल था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। एंड ATPA किसको एप्लीकेबल है? प्रोड्यूसर कंपनी को, बराबर। अच्छा, जो ओल्ड एक्ट था कंपनीज एक्ट, ओल्ड कंपनीज एक्ट जो था उसमें कौन से सेक्शन में डिफाइंड था? 581, नहीं एक मिनट, सॉरी, ये 387B में डिफाइंड है। प्रोड्यूसर कंपनी 387B में डिफाइंड है। ओल्ड में किधर डिफाइंड था? 581B के अंदर। वो ओल्ड कंपनीज एक्ट था, अपने लिए अभी वो कुछ रेलेवेंट नहीं है। मतलब मैं तो बोलूंगा सिर्फ प्रोड्यूसर कंपनी वर्ड याद रखो बस। अब उसका डेफिनेशन और सब दिया हुआ है,
कहां पे दिया हुआ है पूरा? इसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो प्रोड्यूसर कंपनी होगा उसको ये प्रोविजन अप्लाई होने वाला है, बराबर। अब ये प्रोड्यूसर कंपनी का पहले तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? लेस देन 100 करोड़। और ये प्रोड्यूसर कंपनी को इनकम आ रही है फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस। पढ़ो ये 3 पॉइंट्स पढ़ो। पढ़ा? याद आया कुछ ऐसा? ये तीनों पॉइंट्स अपन ने कल देखे थे, किधर पता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, ये देखो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेकंड क्या था देखो उधर जरा, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है यहां पे, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स ये रहा। नेक्स्ट क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो प्रोसेसिंग हाँ विदाउट एड ऑफ पावर। सो ये तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने कहां देखे थे? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने बोला कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और ये तीनों बिजनेस से आपको इनकम आ रही है तो आपको एटीपी में डिडक्शन मिल जाता है। फर्क क्या है? सिर्फ वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंड दिस इज अ प्रोड्यूसर कंपनी। कंपनी को एटीपी अप्लाई नहीं होगा तो इन्होंने अलग से सेक्शन बना दिया, एटीपी है, चलो आप लोगों को भी ये इनकम एग्जाम, मतलब डिडक्शन। एग्जाम बोल रहा हूं मतलब डिडक्शन। बोलो आया समझ में? 100% एग्जाम, रिटर्न फाइलिंग इज कंपल्सरी। बैठा दिमाग में? सो अपने को बेनिफिट इन लोगों को भी। फर्क क्या है पता है? सिर्फ फॉर्मेशन का फर्क है। आप वहां पे एज ए सोसाइटी काम कर रहे हो और यहां पे कंपनी की तरह काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ATLA करके सेक्शन है। अब ये सेक्शन के अंदर है ना छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है ATLA के अंदर। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसको प्रेजेंट किया है, मैं आपको बता देता हूं सिर्फ आपस से। इधर देखो 3 लोग हैं, 3 एलिजिबल असेसीज हैं। नंबर 1 कौन? शेड्यूल्ड बैंक हैविंग अ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन SEZ। सेकेंड, एनी बैंक इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर लॉस ऑफ country outside India and having an offshore banking unit in SEZ। And last, अगर आपका यूनिट है in इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। पहले 2 पॉइंट किसके रिलेटेड डील कर रहे हैं? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। क्या होता है? मेनली दिस ऑफशोर बैंकिंग यूनिट केटर्स फॉरेन मार्केट। ये किसको केटर करता है? किसके लिए बनाया जाता है? फॉरेन मार्केट के लिए बनाया जाता है। पर बनाया कहां गया है? SEZ में। आपको पता है ना SEZ अपने यहां पे वो शिप्स करके एरिया है अंधेरी में, दैट इज SEZ। तो अगर कोई भी शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक जिसका क्या है बोलो? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, कहां पे? SEZ में। या कोई भी बैंक जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ है जिसका ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है SEZ में। सो ये दोनों चीजें डील करती है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के साथ, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के साथ। बैठ रहा है दिमाग में? बराबर। इन दोनों को मैं क्लब भी कर सकता हूं, इट इज आइदर शेड्यूल्ड बैंक और अ फॉरेन बैंक हैविंग अ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन SEZ। ये बराबर ना? एंड उसके बाद दूसरा आपका यूनिट है इन IFSC। अब वो लोग ने प्रोविजन क्या रखा था पहले देखो, कि इनको जो इनकम आएगी उसका 100% हम आपको क्या देंगे? डिडक्शन फॉर 5 years एंड देयर आफ्टर 50% फॉर नेक्स्ट 5 years। छोटा सा अमेंडमेंट कब हुआ? लास्ट ईयर। और क्या कर दिया है? सच 50% फॉर नेक्स्ट 5 years असेसमेंट ईयर हैज बीन एनहांस्ड टू 100%। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं उसको अब?
परफेक्ट। 100% 10 ईयर्स के लिए बोल सकता हूं ये बराबर। और यूनिट ये अपना एसईजेड वाला है, ये सॉरी आईएफएससी वाला है, उसका देखो क्या है 100% 10 ईयर्स, किस में से 15 ईयर्स में से। बस अब तुम देखो मैंने क्या किया है यहां पे, शेड्यूल्ड बैंक और फॉरेन बैंक हैविंग एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन एसईजेड, कितना 100% ऑफ सच इनकम फॉर 10 असेसमेंट ईयर्स, डायरेक्टली 100% लिख दिया। एंड सेकेंड यूनिट ऑफ एन आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिसमें 100% डिडक्शन बराबर। ये कौन सा सेक्शन है 80LA करके सेक्शन। नीचे उनकी इनकम्स दी हुई है कि कौन कौन सी इनकम्स एलिजिबल है फॉर डिडक्शन, वो आप एक बार रीड बाद में कर लेना। एंड लास्ट में सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ सीए इन फॉर्म नंबर 10 CCF, वो ठीक है, वो तुम्हें याद रहे ना रहे वो ठीक है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कंपल्सरी, रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी है। अब 80LA करके जो सेक्शन है ये एक बार देख के जाना एग्जाम से पहले। 80PA तो मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा आएगा, बट 80PA में कोई ऐसा बड़ा पॉइंट है नहीं, प्रोड्यूसर कंपनी है तो वो मैंने आपको बता दिया, समझा। ATM इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ATM करके जो प्रोविजन है वो पढ़ो तुम लोग, पढ़ा क्या दिया है इसमें। अगर एक डोमेस्टिक कंपनी को क्या मिल रहा है बोलो पहले तो, डिविडेंड मिल रहा है। तो सोचो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ये कंपनी को क्या मिला, डिविडेंड मिला। डिविडेंड किससे मिल रहा है, डिविडेंड कौन दे रहा है इस कंपनी को, डिविडेंड कौन दे रहा है, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी। तो किसी भी डोमेस्टिक कंपनी से मिला या फिर फॉरेन कंपनी से मिला या फिर बिजनेस ट्रस्ट से मिला। पढ़ा ना तुम लोगों ने, 3 लोग, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड बिजनेस ट्रस्ट। सोचो यहां से डिविडेंड आया है 20 लाख का, कितने का डिविडेंड आया है, 20 लाख का डिविडेंड आया है। तो अब ABC लिमिटेड क्या करेंगे, अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 20 लाख दिखा देंगे। अब प्रोविजन क्या है कि अगर ऐसा हुआ है then there shall be in accordance with and subject to this provision be allowed in computing total income of such domestic company a deduction। मतलब अभी ऐसी डोमेस्टिक कंपनी को हम डिडक्शन देंगे, कौन सी चीज का डिडक्शन देंगे, एन अमाउंट इक्वल टू सो मच ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सच अदर डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट। मतलब जितना आपको डिविडेंड मिला है या फिर as does not exceed the amount of dividend distributed by it on or before due date। मतलब अगर ये कंपनी ने सोचो 12 लाख का डिविडेंड क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया हुआ है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है, ABC लिमिटेड आपके बुक्स में से हम 80M माइनस करने देंगे, कितना 12 लाख, तो आपकी ये इनकम हो जाएगी 8। अच्छा सोचिए ये कंपनी ने किसी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया ही नहीं तो कुछ नहीं, पूरा 20 लाख इनकम में आएगा। अच्छा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, लेकिन सोचो 22 लाख का डिविडेंड दिया तो मैक्सिमम 20 लाख। तो अगर ये 22 लाख होगा तो कहने से आपका डिडक्शन हो जाएगा 20 लाख। और कब तक डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको डिविडेंड, अब तो ड्यू डेट। और ड्यू डेट क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशन ड्यू डेट मींस 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। मतलब अभी तुम देखोगे तो नॉर्मली कंपनीज जो होगी उनका ड्यू डेट विल बी अक्टूबर, तो ये हो जाएगा आपका सितंबर। एंड रिटर्न फाइलिंग इज कंपल्सरी। रिटर्न फाइलिंग क्या है,
कंपलसरी है। बैठा दिमाग में ये? आया समझ में? चलो, 80 डबल जे डबल ए मैंने करवा दिया था कल ही। अब यहां पे 80 डबल जे डबल ए वापस है, तो इसको आप कट कर सकते हो, इसको आप हटा सकते हो। अब मैं आ रहा हूं और एक सेक्शन के ऊपर, जो कौन सा है? 80 क्यू बी। अब ये सेक्शन आप लोगों को इंटर सीए में भी था। 80 क्यू बी पेज नंबर 87 पे है। क्या दिया हुआ है 80 क्यू बी के अंदर? ध्यान से सुनो। अब 80 क्यू बी बोलता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम एक्सेट्रा ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स। सो अगर आप क्या लिखते हो? बोलो, बुक लिखते हो। और अगर आप बुक के क्या हो? ऑथर हो, तो आपको क्या मिलना स्टार्ट होगा? रॉयल्टी मिलना स्टार्ट होगा। तो पहले तो वो रॉयल्टी इनकम के ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा। पहले तो रॉयल्टी इनकम पे आपको क्या लगेगा? टैक्स। बट फिर वही चीज का हम आपको क्या दे देंगे? डिडक्शन। वही चीज का आपको हम डिडक्शन दे देंगे। अब थोड़ा सा ये पॉइंट पे ध्यान देना, क्योंकि इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना, वो आपको समझाना पड़ेगा मुझे। अब इधर ध्यान दो। पहले तो एक गलती मत करना, ये डिडक्शन मिलता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को। किसको मिलता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को। यहां पे लिखा ही है, देखो, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा पॉइंट अब बराबर से समझना, इधर ध्यान दो। देखो आपने एक बुक लिखा, बुक, तो आपको क्या मिला उससे? रॉयल्टी। तो ये आपका एक पीएनएल अकाउंट है। पीएनएल अकाउंट में आपकी जो रॉयल्टी इनकम थी ना, रॉयल्टी इनकम, वो यहां पे मैंने क्रेडिट में लिख दी, रॉयल्टी। सोचो आपको 10 लाख रॉयल्टी मिला है इन प्रीवियस ईयर 23-24, और ये रॉयल्टी कमाने के लिए आपके खर्चे जो हुए हैं वो 3 लाख के खर्चे हुए। तो आपकी नेट इनकम कितनी है? 7 लाख। ये 7 लाख पे आपको क्या लग जाएगा? पहले तो टैक्स, ये टैक्सेबल हो जाएगी। अब आप और एक पीएनएल अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? और एक पीएनएल अकाउंट बनाओ। और ये पीएनएल अकाउंट क्यों बन रहा है? टू कैलकुलेट हाउ मच डिडक्शन यू विल गेट। कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, उसके लिए ये पीएनएल अकाउंट बन रहा है। क्या मिलेगा? डिडक्शन। कितना मिलेगा, उसके लिए क्या बन रहा है? पीएनएल अकाउंट बन रहा है। ये बराबर। तो ये पीएनएल अकाउंट बन रहा है टू कैलकुलेट हाउ मच डिडक्शन यू विल गेट। कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, उसके लिए आपका अनदर पीएनएल अकाउंट बन रहा है। अब ये जो दूसरा पीएनएल अकाउंट बन रहा है ना, इसमें भी हम नेट इनकम कैलकुलेट करेंगे, और इसको मैं बोलता हूं दिस इज योर नेट प्रॉफिट फॉर 80 क्यूबी। एंड जो नेट प्रॉफिट आया ना, उतना डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन क्या है आपका? तो डिडक्शन इज आइदर नेट प्रॉफिट फॉर 80 क्यूबी कंपेयर विथ 3 लाख, विच एवर इज लो। So maximum deduction under this section is how much? But first 3 lakhs you compare with what? Net profit for 80 QQB.
सो आप याद क्या रखो, पहले एक पीएनएल बनाओ टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल, एंड सेकेंड बनाओ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर एटीक्यूक्यूबी, और जो नेट प्रॉफिट आया उसका हम आपको क्या दे देंगे, वो कंपेयर करेंगे 3 लाख के साथ। अब ये वाला जो पीएनएल अकाउंट बनता है ना, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, अभी ये वाला जो पीएनएल अकाउंट बनता है उसमें भी क्या किया गया है पता है, बोला है कि जो आपके एक्सपेंसेस है ना वो तो डायरेक्टली इधर कॉपी पेस्ट कर देने, क्या कर देने, एक्सपेंसेस कॉपी पेस्ट। लेकिन जो भी आपकी इनकम है, इनकम इधर क्या अमाउंट लिखना है वो आपको एटीक्यूक्यूबी बताएगा। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, या तो अमाउंट 10 लाख होगा या तो 10 लाख से कम होगा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। आपका नेट इनकम या तो 7 लाख आएगा या तो 7 लाख से कम आएगा। अब यहां कितना अमाउंट लिखना है, यहां इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा प्रोविजन। तो यहां कितना अमाउंट लिखना है वो डिपेंड करता है किस पे, कि आपको लमसम रॉयल्टी मिल रहा है कि रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल। आपको कौन सा रॉयल्टी मिल रहा है, क्या रॉयल्टी लमसम है? लमसम मतलब क्या, आपने बुक लिखा, पब्लिशर के पास गए, बोला मेरे को बुक पब्लिश करना है, पब्लिशर ने बोला चल भाई ये ले 50 लाख, अब से रॉयल्टी मत मांगना, ये लमसम रॉयल्टी। परसेंटेज ऑफ सेल मतलब जितनी बुक बिकेगी उसका कुछ परसेंटेज हम तुझे रॉयल्टी दे, सो इट इज परसेंटेज ऑफ सेल। बैठ रहा है दिमाग में आपके? अब सोचो आपको लमसम रॉयल्टी मिला है, लमसम रॉयल्टी, तो लमसम रॉयल्टी मिला है ना, तो प्रोविजन क्या है कि एक्चुअल रॉयल्टी इनकम ले लो। क्या ले लो? एक्चुअल रॉयल्टी इनकम, जो मेरे एग्जांपल में कितनी थी, 10 लाख, एंड कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, मतलब अगर ये रॉयल्टी आपको आउटसाइड इंडिया मिली है तो आप इंडिया में कितना लेके आ रहे हो अप टू 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट। मतलब सोचो ये 10 लाख किधर मिला है आपको, आउटसाइड इंडिया, तो आप इंडिया में कितना लेके आ रहे हो। इसका मतलब अगर मुझे आउटसाइड इंडिया रॉयल्टी नहीं मिली है तो सिर्फ ये 10 लाख ही इधर आ जाएगा डायरेक्टली, एक्चुअल रॉयल्टी इनकम। बट सोचो कि अगर मुझे आउटसाइड इंडिया से भी रॉयल्टी मिल रहा है तो उस रॉयल्टी में से मैं इंडिया में कितना लेके आ रहा हूं। सो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो ये 10 लाख की रॉयल्टी में से 6 लाख की रॉयल्टी इंडिया की है और 4 लाख की रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया से मिली है, तुम्हें समझ रहा है? फर्स्ट लिमिट जो है ना, फर्स्ट, ये तो 10 लाख हो गई एक्चुअल रॉयल्टी इनकम। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 6 लाख तो इंडिया में ही मिला है, ये 4 लाख में से मैं इंडिया में सिर्फ 3 लाख लेके आया हूं, तो तुम्हें समझ रहे हैं मेरी सेकेंड लिमिट है ना, सेकेंड, वो हो जाएगी 9 लाख। जो इंडियन रॉयल्टी है ना उसका तो मुझे डिडक्शन मिलने वाला ही है, फॉरेन से जो इंडिया में लेके आया वो मैं उसमें ऐड कर। बैठ रहा है दिमाग में? अरे नहीं तो तुम सोचो ना, कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे फर्स्ट लिमिट और सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट लिमिट इज इंडियन रॉयल्टी प्लस फॉरेन रॉयल्टी, तो सेकेंड में भी तो वही होना चाहिए ना, इंडियन प्लस फॉरेन। फॉरेन वाली रॉयल्टी लेनी कितनी है, जितनी आप इंडिया में लेके आए हो अप टू 30 सितंबर। कभी क्वेश्चन में मिक्स्ड रॉयल्टी हुई तो आपको यह पॉइंट याद रखना, इंडियन रॉयल्टी हुई तो पॉइंट ही खत्म हो गया, सिर्फ फॉरेन हुआ तो भी पॉइंट खत्म हो गया, बट इंडियन प्लस फॉरेन हुआ तो ये पॉइंट ध्यान में। समझ रहा है? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसे बोलूं तो इट्स अ लमसम रॉयल्टी 10 lakhs एंड एंटायर रॉयल्टी इज रिसीव्ड इन इंडिया। नाउ कैन आई से योर P&L account for taxability and P&L account to calculate net profit for ATQQB is same, and let us assume this entire royalty is received outside India only. There is no Indian royalty in this. इसमें इंडिया का रॉयल्टी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो सोचो वो 10 lakhs में से आप इंडिया में कितना लेके आए हो। अब 10 lakhs में से अगर आप 8 लाख ही लेके आए हो तो 10 और 8 विच एवर इज लोअर, कहने से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? 8 लाख। हम 8 लाख सिलेक्ट करेंगे। जा रहा है भेजे में आपके? अच्छा, अब इन दोनों में से जो भी
लोअर आएगा, लोअर ऑफ 1 and 2, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करो, वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा फॉर 80 QQ। एंड अगर आपको परसेंटेज ऑफ सेल में मिल रहा है तो आप जरा देखो क्या है, एक्चुअल रॉयल्टी, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज एंड 15% ऑफ सेल वैल्यू। एक लिमिट और क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है, एक लिमिट और क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है, और वो लिमिट क्या है, 15% ऑफ सेल वैल्यू। ये बराबर 15% ऑफ सेल वैल्यू वो ऐड हो चुका है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको ये रॉयल्टी मिला है 10 lakhs, एंड सोचो दिस रॉयल्टी इज ऑन परसेंटेज ऑफ सेल, 20% रॉयल्टी मिला है, 20। इसका मतलब आपकी बुक कितनी सेल हुई रहेगी, 50 लाख की सेल हुई रहेगी, इसका 20% आपको रॉयल्टी मिला है। तो अब जब तुम इधर आओगे, इधर कैलकुलेशन करने इनकम, तो क्या हो जाएगा, एक लिमिट तो 10 lakhs हो जाएगी, दूसरी लिमिट 7.5 लाख हो जाएगी, बस ये दो लिमिट में से लोअर। एंड इन केस ये पूरा 10 लाख आउटसाइड इंडिया मिला है, तो हम ये भी देखेंगे कि अब 10 लाख में से हम इंडिया में कितना लेके आ रहे हैं। सोचो 10 लाख में से हम 7 लाख ही लेके आ रहे हैं, तो अब इन तीनों में से लोअर 7 आएगा, 7 में से 3 माइनस करो, ये 4 हो जाए। अच्छा, और एक चीज समझाता हूं, समझो, अगर मैं आपको बोलूं आपको रॉयल्टी 10% मिला हुआ और इंडिया में मिला है, आउटसाइड इंडिया से नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अब तुम्हारी ये लिमिट भी नहीं आएगी और ये लिमिट भी नहीं आएगी। भाई तुम्हें रॉयल्टी ही 10% मिला है, तो हाउ कैन यू क्लेम डिडक्शन एट द रेट ऑफ 15%? 15% रेलेवेंट कब होगा पता है, जब तुम्हारा रॉयल्टी 15 से ज्यादा है। अगर रॉयल्टी 10% है तो तुम्हें, अच्छा तुम करो 15 करो, चलो तुम्हें समझ रहा है 10% इज 10 lakhs, 15% इज 15 lakhs। एक्चुअल रॉयल्टी इनकम और 15% विच एवर इज लोअर, वैसे भी 10 lakhs ही आने वाले। समझ में आ रहा है? पर तुम समझ रहे हो कॉन्सेप्चुअली अपन गलत जा रहे हैं, यहां लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है अपने। ये बराबर, अब मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा सम बता देता हूं, देखो ये पढ़ो, पढ़ा? आया आंसर आ गया आपका? ये समझ में आया ना पूरा? अब है ना, मैं आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं एक चीज। हुआ क्या यहां पे, आपकी टोटल इनकम कितनी है, 2,88,000, एंड जो नेट प्रॉफिट आया किसके लिए, अपना 80 QQB के लिए, वो कितना ले रहे अपन, 230 ले रहे। अरे पीएनएल, ये पीएनएल जो अपना टैक्सेबिलिटी के लिए बना उसके क्रेडिट में आएगा, और ये पीएनएल जो अपना डिडक्शन के लिए उसके क्रेडिट में आएगा। फाइनल आंसर रहे। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, दो अकाउंट बनाएंगे हम लोग, दो, एक टैक्स का, टैक्स के लिए कितना लिखूं, इधर 2,88,000, सामने खर्चा कितना लिखूं, 40, तो अपना नेट इनकम कितना आ गया, 2,48,000। अब पीएनएल दूसरा बनाएंगे टैक्स ये डिडक्शन के लिए, इधर तो 40 लिखने बोला था मैंने आपको। अच्छा, इधर कितना, 288, फिर दूसरा लिमिट क्या आ रहा था, एक 240, कैसे 240, हाँ ये 240, 18% है तो 15% कितना, 240, और तीसरा कितना लिमिट गया था, 230। इन तीनों में से लोअर कौन सा सिलेक्ट किया हमने, 230 सिलेक्ट हुआ, फिर अपना नेट प्रॉफिट निकला कितना, 190, और उतना आपका डिडक्शन। बराबर? सिर्फ आपके नॉलेज के लिए एक चीज मैं बता रहा हूं, ये तो इंस्टीट्यूट ने किया है, वही करना है, लेकिन अगर आप व्यूज देखोगे डिफरेंट ऑथर्स के, उसमें एक व्यू क्या है पता है क्या, आप इधर जब 230 लिख रहे हो ना,
तो आपको इधर खर्चे ना, खर्चे 40,000 डिवाइड बाय 288 मल्टीप्लाई बाय 230, जो खर्चा आएगा ना उतना ही माइनस कर, और फिर जो इनकम आई उसको 3 लाख के कंपेयर करो। कैसे, ये समझ में आया? आपका एक्सपेंस भी आप क्या करो, इन लाइन विथ रॉयल्टी इनकम लेके आओ। मैंने जो बोला वो समझा, और फिर आपका आंसर निकालो। करने की जरूरत अपने को नहीं है, क्योंकि अपने लिए तो हो चुका, आंसर आ चुका था क्या है, बट आपको सिर्फ है ना डिफरेंट व्यूज पता होने चाहिए कि अगर आप वहां पे 230 ले रहे हो तो फिर यहां पे भी आप प्रोपोर्शनेट यू कैन से एक्सपेंसेस ही माइनस करो, क्योंकि 40 लाख खर्चा हुआ है 2,88,000 की रॉयल्टी कमाने के लिए। जो सेकेंड व्यू है, तुम्हें समझ में आया ये जो मैंने किया, दैट इज बेनिफिशियल फॉर असेसी। क्यों बेनिफिशियल फॉर असेसी? खर्चा कम हो गया ना थोड़ा सा, तो सामने इनकम आपकी बढ़ गई, डिडक्शन बढ़ गया। नहीं ना, अरे पर डिडक्शन बढ़ा ना आपका, खर्चा कम हो गया। अभी अपन 40 माइनस कर रहे थे, अभी आप 40 नहीं सपोज 30 माइनस करोगे, तो जो डिडक्शन आपका 190 था वो 2 लाख हो गया। अभी फर्क पड़ गया, 10,000 से आपका टैक्स सेविंग्स हो गया, और 10,000 पे टैक्स नहीं लगा, मतलब बराबर। बट ठीक है, अभी अपने सामने अपने पास व्यू क्लियर है, अपने को क्या करना है, ठीक है। तो फिर ये अभी यू कैन से करना नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। 80 RRB जो है ना, RRB दैट इज सेम एज 80 QQB, बस ये किससे डील करता है, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, और उसमें कोई ऐसा परसेंटेज ऑफ सेल जैसा कॉन्सेप्ट आता नहीं है, डायरेक्टली लमसम रॉयल्टी जैसा ही कॉन्सेप्ट रहता है। और अब मैं आ रहा हूं लास्ट पॉइंट पे, 80GG करके, एंड फिर अपने डिडक्शन सारे खत्म हो गए। 80GG क्या है? 80GG डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। अब ध्यान से सुनो, स्टार्ट करें। क्या है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड? अब इधर भी थोड़ा सा वापस से आप लोगों को मल्टीपल व्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब समझो, पहले तो कंडीशंस दी हुई है कि कब ये सेक्शन अप्लाई हो, फिर यहां पे कितना डिडक्शन मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल लो कि एक पर्सन है मिस्टर ए, ये पर्सन अभी मुंबई में था और मुंबई से अभी जा रहा है दिल्ली। क्यों जा रहा है दिल्ली? 2 रीजंस, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर खुद का बिजनेस या प्रोफेशन वहां पे उसको सेटअप करना है उसके। सो या तो जॉब करने जा रहा है वो दिल्ली में, या तो बिजनेस करने जा। अब दिल्ली में ना, दिल्ली में मिस्टर इन्हें एक प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया, और क्या पे कर रहा है वो? रेंट। ये जो रेंट है उसका हम मिस्टर ए को क्या दे देंगे? डिडक्शन। कौन से सेक्शन में? 80GG के अंदर। 80GG के अंदर आपको हम डिडक्शन दे देंगे। अब सुनो, बट उसके लिए मिस्टर ए तुझे कुछ कंडीशन सैटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला ही कंडीशन क्या कि मिस्टर ए अगर तू वहां पे जा रहा है, किस पर्पस के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो तुझे तो तेरी कंपनी से HRA मिलना ही नहीं चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए HR। तो पहले तो अगर HRA मिला, 80GG गए आपके हाथ से। यू शुड नॉट रिसीव ओनली HRA,
और एचआरए मिल रहा है तो एक काम कर, फिर तू एचआरए का जो एग्जम्पशन है वो ले ले। एम्प्लॉयमेंट वाले को 80GG का बेनिफिट तभी मिल सकता है जब उसको एचआरए नहीं मिल रहा है, और अगर तू बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो वैसे भी तुझे एचआरए नहीं मिलेगा, तो यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर 80GG। दूसरा पॉइंट, तुझे कोई भी प्रॉपर्टी एसओपी क्लेम नहीं करना है। एसओपी मतलब सोचो मिस्टर ए का मुंबई में एक प्रॉपर्टी है, वो खुद चला गया दिल्ली, लेकिन उसकी फैमिली यहां पे है अभी, और मिस्टर ए अपने बुक में ये प्रॉपर्टी को एसओपी दिखा रहा है कि इट्स अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। 80GG गया, इधर जो रेंट पे करेगा उसका कोई बेनिफिट। और तीसरा पॉइंट, मिस्टर ए का खुद का, उसकी स्पाउस का, माइनर बच्चे का या फिर एचयूएफ का, जिधर एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस है इधर तो प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए। मतलब दिल्ली में मिस्टर ए का, मिसेस ए का, उसके माइनर बच्चे का एंड एचयूएफ का प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, मुंबई में मिसेस ए का प्रॉपर्टी है, चलेगा, और मिसेस ए ने वो प्रॉपर्टी एसओपी रखा है, चलेगा, चले। सेकेंड पॉइंट बोलता है असेसी को एसओपी नहीं रखना है। और थर्ड पॉइंट बोलता है जहां पे बिजनेस कर रहे हो या जहां पे एम्प्लॉयमेंट है वहां पे यू कैन से मिस्टर ए, मिसेस ए, माइनर और एचयूएफ का प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए। अब जो भी आप रेंट पे करोगे हम आपको क्या दे देंगे, उसका डिडक्शन कितना, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 5,000 पर मंथ एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल, whichever is lower. What is adjusted gross total income? ऐसा अपन ने प्रोविजन एक बार 80G में पढ़ा था डोनेशंस के अंदर। अब 2 मिनट इधर ध्यान से सुनना, इधर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। मैंने लिखा है जीटीआई एज रिड्यूस्ड बाय 111, 112, 112A, 111A, 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG। ऐसा ही सेम डेफिनेशन अपन ने ऊपर भी देखा था। अब ये जो मैंने डेफिनेशन आपको यहां पे दिया हुआ है, आप गूगल करोगे तो आपको ये डेफिनेशन मिलेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपका जो मॉड्यूल है, ये रहा 80GG, इसमें देखो 25% ऑफ टोटल इनकम क्या लिखा है, अराइव्ड एट आफ्टर मेकिंग ऑल डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A बट बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। मतलब एज पर मॉड्यूल दिस डेफिनेशन मीन्स जीटीआई माइनस ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट 80GG, खत्म। इतना डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मॉड्यूल में दिया हुआ है। जबकि तुम अगर इसी डेफिनेशन को कंपेयर करोगे किसके साथ, 80G वाली डेफिनेशन के साथ, पता है मैंने आपको बोला था, देखो सारे चैप्टर 6 से माइनस करो, 111A, 112, 112A एंड ये सब लिखाया था मैंने आप लोगों को, 115AB, AC, AD, D, 115A। लेकिन ये चीज सेम चीज 80GG में नहीं दी हुई है। और अभी क्या होता है, जितने भी क्वेश्चंस तुम देखोगे ना 80GG के ऊपर, उस सारे क्वेश्चंस में ये चीज है ही नहीं कहीं पे भी। अब ये चीज है नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया है उसमें प्लेन कोई 111A नहीं है, कोई 112 नहीं है या कोई 112A नहीं। तो अभी एज देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन मॉड्यूल, मैं आपको बोलूंगा कि ये मीनिंग आप याद रखना फॉर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल। मैंने जो बोला वो समझा, बट आप सर्च करोगे ना इनकम फॉर द पर्पज ऑफ 80GG, ऐसा गूगल करोगे
तो आपको काफी सारी वेबसाइट पे भी मीनिंग मिलेगा कि उसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और सब हटाना पड़ेगा। बराबर। अब फ्रेंड्स ये एक बार देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है। क्लियर? अब फ्रेंड्स आपका जो डिडक्शन चैप्टर है वो यहां पे कंप्लीट हुआ। ये देखो, ये सारे जो सेक्शंस है ना, एटी, आईए, आईएबी, आईएसी, आईबी, आईबीए, आईई, डबल जे ए, डबल जे डबल ए, एल ए, एम, पी, पीए, क्यूक्यूबी, आरआरबी, ये सारे डिडक्शंस किधर आते हैं पता है? चैप्टर 6 से हेडिंग सी के अंदर। ये सारे हेडिंग सी वाले डिडक्शंस हैं, और जितने भी हेडिंग सी वाले डिडक्शंस है ना, उसमें सब जगह पे आरओआई फाइलिंग इज कंपल्सरी। आरओआई का फाइलिंग क्या है? कंपल्सरी है। सो वो ठीक है, वो सारे डिडक्शंस आप लोगों को इधर भी पता है कहां पे आते हैं ये सारे डिडक्शंस। कल मैंने आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पढ़ाया था, पता है? उसमें पहली चीज अपन ऐड करते हैं ऑल दोस डिडक्शंस विच आर अंडर चैप्टर 6 से हेडिंग सी एक्सेप्ट वन डिडक्शन एंड दैट इज एटीपी। बराबर? सो वो ठीक है, क्लियर। अब आपका यहां पे डिडक्शन चैप्टर जो है वो